दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूँ परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। आज है एनवायरनमेंट की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। आपको कंप्यूटर की क्लासेस मिलेंगी, वहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी। आपको कंप्यूटर की ऑलमोस्ट सारी क्लासेस हो चुकी हैं, बस 3-4 क्लासेस जो हैं वो अभी पेंडिंग हैं। और ईवीएस की सीरीज़ अभी हमने शुरू की है, तो ईवीएस की भी क्लास नंबर 1 जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज है क्लास नंबर 2। कल हमने पढ़ा था बेसिक स्पीशीज़ के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कीस्टोन स्पीशीज़, अम्ब्रेला स्पीशीज़, फ्लैगशिप स्पीशीज़। ठीक है, ये सारी स्पीशीज़ जो इंडिकेटर स्पीशीज़ वगैरह, इनको हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखते हैं इकोसिस्टम की डेफिनेशन और इकोसिस्टम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि मैंने आपको पहले कहा था, अगर आप पहली क्लास से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ज़्यादा फोकस जो है वो किया जाता है कि क्वेश्चन सॉल्विंग पे, कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आप पेपर में सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है। इकोसिस्टम, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है ये कि भाई ये टर्म जो है इकोसिस्टम, ये टर्म जो है वो किसने कॉइन की थी। दैट वाज कॉइन्ड बाय आर्थर टेंसले। अब ये जो इकोसिस्टम है, मैं कल भी इस चीज़ को डिफाइन कर चुका हूँ कि इकोसिस्टम में बेसिकली क्या होता है। कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स है, मैं 2 ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म 1 और ऑर्गेनिज्म 2। और ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एनवायरनमेंट को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑर्गेनिज्म 1 और ऑर्गेनिज्म 2 जो हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, और यही ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इस एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, वही डेफिनेशन है इकोसिस्टम की। इट इज़ द रीजन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें देखिए यहाँ पे इस इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कंपोनेंट बॉयटिक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो एबॉयटिक कंपोनेंट होता है। बॉयटिक कंपोनेंट बोले तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एबॉयटिक कंपोनेंट जो होते हैं जो भी एनवायरनमेंट है, ठीक है, जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ये जो है वो किसी भी एनवायरनमेंट का क्या हो जाएगा, जो भी सराउंडिंग्स होगा वो हो जाएगा एबॉयटिक कंपोनेंट। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक बॉयटिक कंपोनेंट और एक एबॉयटिक कंपोनेंट। बॉयटिक कंपोनेंट्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो वो क्या होंगे, या तो वो प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है ना, या वो कंज्यूमर्स होंगे, या फिर वो डिकम्पोजर्स होंगे। इन्हीं 3 कैटेगरी में आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब आप क्लासिफाई करोगे तो उनको या तो आप प्रोड्यूसर की श्रेणी में डालोगे, या तो कंज्यूमर की श्रेणी में डालोगे, या फिर डिकम्पोजर की श्रेणी में डालोगे। तो अभी हम इनको वन बाय वन आगे करके पढ़ेंगे। अब जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स आपको बचपन से आपने पढ़ा होगा कि वो अपना खाना जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, वो प्लांट्स एंड एनिमल जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने देखा होगा, प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं, कीमोसिंथेसिस के थ्रू भी जो है वो प्रोड्यूसर्स अपना खाना बनाते हैं। वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये आगे आपके बायोटिक कंपोनेंट, उसी तरीके से आपके एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एबायोटिक कंपोनेंट में क्या हो गया, जैसे लाइट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या है, इनफैक्ट आपकी लाइट, या मतलब लाइट का मतलब है यहाँ पे सनलाइट, लाइट का मतलब है यहाँ पे सनलाइट। तो ये एबॉयटिक कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इकोसिस्टम को क्लासिफाई करने का ये भी एक तरीका है, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर हैं। जो भी इकोसिस्टम है यहाँ पे, उसको 2 क्लासिफाई किया गया है। एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आपको पता होगा कि जो मैन मेड होगा, जैसे जू हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया, नर्सरीज हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, फिश एक्वेरियम्स, ये जो सॉरी फिश एक्वेरियम्स वगैरह हो गए, ये जो हैं वो किस में आए जाएंगे, आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में।
जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसको तीन कैटेगरीज में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। टेरेस्ट्रियल जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है, एक्वेटिक जो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम है, और एरियल जो एयर इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल की एग्जांपल क्या है, जैसे फॉरेस्ट आ गया, ग्रासलैंड्स आ गए, डेजर्ट्स आ गए, टुंड्रा रीजन आ गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब वाटर बॉडी से रिलेटेड, जैसे लेक्स आ गए, पॉन्ड्स आ गए, रिवर्स आ गए, ओशंस आ गए, और एरियल में एयर आ गया। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, बस जस्ट आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बॉयटिक कंपोनेंट और ए बॉयटिक कंपोनेंट को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की पूरी क्लास जो होगी वो बॉयटिक प्लस ए बॉयटिक कंपोनेंट के ऊपर होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स। कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, और किन प्रोसेसेस के थ्रू खाना बनाते हैं? एक प्रोसेस आ गया आपका फोटोसिंथेसिस, दूसरा प्रोसेस आ गया आपका कीमोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की बेसिक डेफिनेशन क्या है, कैसे, मतलब यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस को एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के दौरान हो क्या रहा है, जो आपकी सनलाइट है जिसे हम फ्री एनर्जी कहते हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट किया जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। जो आप खाने में खाता, जो आप खाना बन के खाते हैं ना, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हो रहा है, जो फ्री एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है किस में? कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स बोले तो शुगर और ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है ना, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है इसे कहा जाता है नेचुरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मैकेनिज्म। अब नेचुरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मैकेनिज्म क्या होता है, या नॉर्मली जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है, एनवायरनमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करने को कहते हैं, या कम करने को कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो आपको नहीं लगता कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूजेज होता है? ठीक है ना, इनपुट का काम करता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये क्या है, एक नेचुरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। अब नॉर्मली जो फोटोसिंथेसिस है, अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, अब जैसे वाटर बॉडीज़ की अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस होता तो है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि प्लांट्स में होता है। लेकिन एक एक्वेटिक इकोसिस्टम भी तो है, ओशन के अंदर भी एक इकोसिस्टम है। वहाँ पे जो ऑटोट्रॉप्स होंगे वो खाना किस प्रकार से बनाते हैं वो हम देखते हैं। तो जो फोटो सनलाइट है, सनलाइट दैट इज़ ए लिमिटिंग फैक्टर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्योंकि सनलाइट जो होती है वो ओशन में सिर्फ 200 मीटर डेप्थ तक ही पहुंच पाती है, उसके बाद जो होता है वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंचती है। तो इसका मतलब जो उसके नीचे भी तो लाइफ होगी ना, तो उसके नीचे जो है जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है कीमोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है? कीमोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैन अकर ओनली अप टू द depth of 200 meter in aquatic ecosystem, and therefore major part of the food production in aquatic ecosystem is through कीमोसिंथेसिस। क्योंकि 200 मीटर तो बड़ी कम है। अब ओशन का जो इकोसिस्टम है दैट वो तो कहीं किलोमीटर तक नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे ओशन डेप्थ को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि ये 200 मीटर तक है, और यहाँ से इससे ऊपर वाला जो पानी का रीजन है इसे कहा जाता है फोटिक जोन। फोटिक जोन मतलब जहाँ तक आपकी सनलाइट की रेंज है, यहाँ तक सनलाइट की रेंज है तो इसे क्या कहा जाएगा? फोटिक जोन। ठीक है, और 200 मीटर से जो भी नीचे वाला रीजन है उसे कहा जाता है ए फोटिक जोन, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ती है। अब फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है ना, अब इसका मतलब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ पे सनलाइट जो है एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एक लिमिटिंग फैक्टर। तो ये पेपर में पूछा जाएगा आपको कि ये सनलाइट, ये लिमिटिंग फैक्टर्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जब हम एमसीक्यू करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि सनलाइट इज़ ए लिमिटिंग फैक्टर बिलो द डेप्थ ऑफ 200 मीटर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। अब मैंने क्या कहा कि इस ए फोटिक जोन में, या फिर मोस्टली जो हम कहेंगे कि एक्वेटिक फोटो इकोसिस्टम में जो भी खाना ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो खाना किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उसे कहा जाता है कीमोसिंथेसिस। अब कीमोसिंथेसिस से क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है,
ठीक है। केमिकल प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज होती है, इस तरीके से आप समझो, जो भी केमिकल प्रोसेस होगा, इस केमिकल प्रोसेस से जो भी एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है खाना बनाने में। ठीक है। तो इट्स अ प्रोसेस विच यूजेस एनर्जी रिलीज्ड बाय इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस फूड। ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी को यूज़ करता है खाना बनाने में। कौन सी एनर्जी? जो भी इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, उस एनर्जी को यहाँ पे यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए। ठीक है। अब ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कीमोसिंथेसिस जो होता है, इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट होती तो फिर कीमोसिंथेसिस क्यों होता? फिर तो फोटोसिंथेसिस से काम चल जाता हमारा। एंड देयरफॉर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डीप ओशंस एज वेल एज बैक्टीरियाज लिविंग अलोंग हॉट स्प्रिंग्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हमें क्या लगता है कि कीमोसिंथेसिस जो है, ये प्रोसेस सिर्फ जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं, खासकर डीप डीप ओशंस की मैं बात कर रहा हूँ, वहीं पे पाया जाता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इनफैक्ट जो भी ऑटोट्रॉप्स हॉट स्प्रिंग्स के आसपास होते हैं या गीज़र्स के आसपास होते हैं, तत्ता पानी जिसको हम कहते हैं, या फिर जो भी वॉल्केनिक इवेंट्स होते हैं जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो खाना तो बनाते हैं खुद से, ऑटोट्रॉप्स तो होते हैं, लेकिन किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं कीमोसिंथेसिस। ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको समझ आया होगा प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। प्रोड्यूसर्स के अंदर हमने दो चीज़ें देखी, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा कीमोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर जो है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं या हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है। अब जो कंज्यूमर्स हैं यहाँ पे, कंज्यूमर्स, अब इनको यहाँ पे 3 लेवल्स पे मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे। एक आते हैं हर्बीवोर्स, एक आते हैं कार्निवोर्स और एक होते हैं ओमनिवोर्स। जो हर्बीवोर्स हैं वो तो ग्रास ईटिंग हैं, और कार्निवोर्स जो हैं वो जो भी क्या बोलते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, वो आगे कार्निवोर्स। और ओमनिवोर्स जो होते हैं वो उनके ऊपर आते हैं, जो कार्निवोर्स भी हो सकते हैं और हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डिफाइन किया गया है, इस चीज़ के थ्रू आप देखना ज़रा यहाँ पे, जो कंज्यूमर्स है उसको 3 लेवल पे डिफाइन किया गया है। एक आ गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, एक आ गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, एक आ गया आपका टर्शियरी कंज्यूमर। इनफैक्ट उल्टा है ये, सबसे नीचे जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, फिर उसके बाद कंज्यूमर से ऊपर वाली लेवल जो होगी वो होगी सेकेंडरी कंज्यूमर की, और इससे ऊपर जो लेवल होगी वो होगी टर्शियरी कंज्यूमर की। सबसे नीचे होगा कौन? प्रोड्यूसर्स। कौन होगा? प्रोड्यूसर्स। तो आप देखो यहाँ पे सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स बोले तो प्लांट्स हैं। प्रोड्यूसर्स बोले तो प्लांट्स हैं। अब प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन फीड करेगा? हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स इससे ऊपर वाली लेवल पे आएंगे। ठीक है ना, फूड चेन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। तो हर्बीवोर्स आएंगे यहाँ पे। हर्बीवोर्स के ऊपर कौन फीड करेगा? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स। ठीक है। और कार्निवोर्स के ऊपर कौन फीड करता है? ओमनिवोर्स। ठीक है। तो जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं वो होते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो आपके कार्निवोर्स होते हैं वो होते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो ओमनिवोर्स होते हैं वो होते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर्स। मुझे बताइए ज़रा यहाँ पे जो मैन है, ठीक है, जो इंसान है यहाँ पे, वो कौन सा कंज्यूमर माना जाता है? वो माना जाता है दोस्तों टर्शरी कंज्यूमर। ह्यूमन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी कंज्यूमर, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं वो प्लांट्स का भी उपयोग, जैसे सब्जी खाते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स का भी सेवन करते हैं, और इनफैक्ट वो कार्निवोर्स भी होते हैं, तो टर्शरी कंज्यूमर्स का भी सेवन करते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो मैन है, ह्यूमन है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी कंज्यूमर्स। ये क्वेश्चन 10वीं बार पूछा जा चुका है एनवायरनमेंट में। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि बताओ कार्निवोर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, या जो ओमनिवोर्स होते हैं वो टर्शियरी कंज्यूमर हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थी कहानी कंज्यूमर्स की और प्रोड्यूसर्स की। अब हम देखते हैं ये जो डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स हैं उनके बीच में देखते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पे। तो डिकम्पोजर्स तो सबसे पहले आप याद रखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अगर ये वर्ड हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है, दो चीज़ें बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है यहाँ पे डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स के बीच में। तो जो भी डिकम्पोजर्स होते हैं ये होते हैं बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डेट्रीवोर्स होते हैं ये बेसिकली सिंपल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है या एनिमल्स कहा जाता है इनको। अब क्या होता है वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। डिकम्पोजर्स दैट केमिकली break down dead organisms and waste into simpler substances। जो भी डेड डिकेइंग मैटर होता है, डेड डिकेइंग मैटर होता है, उस डेड डिकेइंग मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट अगर करना है तो वो कौन करेगा? वो करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, और उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है डिकम्पोजर्स। अब ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं इनमें होती है एक्सटर्नल डाइजेशन। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिकम्पोजर्स में कौन सी डाइजेशन होती है? एक्सटर्नल डाइजेशन, मतलब ये खाना अंदर निकलते नहीं है, बाहर बॉडी के थ्रू ही डाइजेशन होती है इनकी, बाहर से ही। बाय यूजिंग एंजाइम्स, बाय यूजिंग एंजाइम्स, ये आप याद रखेंगे। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डिकम्पोजिशन। जब ये डिकम्पोजर्स जो हैं वो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर लेते हैं तो उसके बाद ये जो है एक्सटर्नल डाइजेशन के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है ऐसा ना पूछे, कभी कभी हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ मशरूम जो है वो किसकी एग्जांपल है? बैक्टीरिया की एग्जांपल है या फिर फंजाई की एग्जांपल है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे कि मशरूम जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फंजाई। इनफैक्ट मोल्ड जो है दैट इज एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फंजाई। ठीक है, आप याद रखेंगे ये। जो डेटेटिवोर्स जो है वो कौन होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट फिजिकली इंजेस्ट, ये खाना अंदर निगलते हैं। ठीक है, दैट फिजिकली इंजेस्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल। ठीक है, जिनको हम डेट्राइटिस कहते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं? जो भी डिकेइंग मैटर होता है उसको खाते हैं। दे डाइजेस्ट इनसाइड देयर बॉडी। ये बेसिक डिफरेंस है किस किसके बीच में? डिकम्पोजर्स और डिटाइटिवोर्स के बीच में। ठीक है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उनमें होती है एक्सटर्नल डाइजेशन, और जो भी डेटाइटिवोर्स होते हैं उनके अंदर होती है इंटरनल इंजेशन। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है यहाँ पे? अर्थवॉर्म्स, ठीक है, मिलीपीड्स, डंग बीटल्स, वुडीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिकम्पोजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेट्रीवोर। इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। अब कुछ सप्लीमेंट करने के लिए आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पेन किलर्स, अब अभी भी आपने देखा होगा कि जो पेन किलर्स में जो ड्रग इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है डिक्लोफिनेक। आपने देखा होगा, अगर आपने कोई भी पेन किलर का कैप्सूल लिया होगा या कोई भी टैबलेट आप लेते हैं तो अगर आप उसकी कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं डिक्लोफिनेक का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये एक ऐसा ड्रग है जो पेन किलर का काम करता है। तो होता क्या था, जब भी कोई कैटल हमारा बीमार हो जाते थे या उनमें कोई भी पेन वगैरह उनको होती थी तो उनको दिया जाता था दवाई। अब कौन सी दवाई दी जाती थी? यही डिक्लोफिनेक ड्रग्स दिए जाते थे उनको। तो इस वजह से क्या होने लगा कि उसके बाद जब वो जो जानवर हैं, जो कैटल हैं, जब वो मर जाते थे तो उनके ऊपर कौन फीड करते थे? यही क्या बोलते हैं, डेट्रीवोर्स, जिसे जैसे वल्चर वगैरह इनके ऊपर फीड करते थे। तो जब वल्चर इनके ऊपर फीड करने लगे तो इस ड्रग की वजह से जो है वो वल्चर्स की पॉपुलेशन जो है वो खत्म होना शुरू हो गई। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच आर द फॉलोइंग ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वल्चर एक्सटिंक्शन? दैट इज डिक्लोफिनेक, दैट इज डिक्लोफिनेक। ये आपको याद होना चाहिए। ये कहानी थी इकोसिस्टम की बायोटिक कंपोनेंट्स की। अब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे आप। इतना मैं आपको दोस्तों गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि जितना मटेरियल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ इतना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आपसे मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप, अगर आप मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं आपको तो कम से कम वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट या फिर वीडियो को लाइक तो कम से कम कर ही सकते हो, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर कीजिए। तो चलिए देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि हमारा मेन काम है यहाँ पे आपको एग्जाम में पार लगाना। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा यहाँ पे? एबायोटिक कंपोनेंट लिमिटिंग फैक्टर एक एप्लीकेशन है एबायोटिक कंपोनेंट्स की।
उसी लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लिमिटिंग फैक्टर कैसे, जब भी कोई भी एबायोटिक कंपोनेंट जैसे मैंने कहा था लाइट, ठीक है ना, एयर हो गया या कोई भी कंपोनेंट हो गया एबायोटिक कंपोनेंट में, जब भी कोई भी एबायोटिक कंपोनेंट जो होगा वो अवेलेबल होगा लेसर क्वांटिटी में, they may influence the survival or conditions of ecosystem, hence they are known as limiting factor। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दोबारा देख लीजिए एक बार क्या कहा मैंने यहाँ पे, when the abiotic components are available in lesser quantity they may influence the survival or conditions of ecosystem, hence they are known as limiting factors। इसलिए इनकी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट की वो किसकी होती है, लिमिटिंग फैक्टर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो पूछा जाएगा यहाँ पे। सनलाइट एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है कहाँ पे, ये एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। क्यों, क्योंकि एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में 200 मीटर तक सनलाइट होती है, जहाँ तक फोटोसिंथेसिस हो सकता है उसके बाद फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती है। तो सनलाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है, कौन से इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। इट्स अ लिमिटिंग फैक्टर बिलो द डेप्थ ऑफ 200 मीटर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट तो इंपॉर्टेंट है ना फोटोसिंथेसिस में, इसलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो भी खाना बनता है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, दैट इज कीमोसिंथेसिस। अब देखें यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम की यहाँ बात हो रही है, तो एक पॉइंट आ गया यहाँ पे जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पे। अब ड्यू टू एक्सेसिव पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे लेक्स हो गया, रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, ठीक है ना, जब इनमें एक्सेसिव पोल्यूशन हो जाता है। अब एक्सेसिव पोल्यूशन कैसे, जो भी इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं या प्लास्टिक्स जब हम इनमें डाल देते हैं, किन में, इन वाटर बॉडीज़ में जब हम डाल देते हैं, गंदगी जब हम डाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक्स या इंडस्ट्रियल केमिकल्स, तो इससे क्या होता है कि डेड जोन्स क्रिएट हो जाते हैं हमारे वाटर बॉडीज़ में। क्या हो जाता है, डेड जोन्स क्रिएट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सनलाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है ऑलरेडी पानी के अंदर। एज अ सनलाइट इज लिमिटेड, फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स एंड हेंस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेज। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रा मुझे बताइए कि आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से क्या समझते हैं और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से क्या समझते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब तक सेशन थोड़ा सा इंटरैक्टिव नहीं होगा, मेरा काम है आपके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करना किसी भी सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। आप फिर उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हो वो आप तक है। तो मैंने क्या कहा है यहाँ पे कि एक्सेसिव पोल्यूशन की वजह से क्या होते हैं, डेड जोन्स क्रिएट हो जाते हैं किसी भी वाटर बॉडीज़ में। अब सिंस सनलाइट जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है यहाँ पे, तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। अब जब फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा वाटर बॉडीज़ में, तो क्या होगा, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी इस पानी के अंदर। इट इंडिकेट्स, इसका मतलब क्या है, अब जब ये BOD और COD बढ़ जाएंगे तो इनका क्या मतलब है, विच इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हैज़ रिड्यूस्ड। इसका मतलब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या हो चुकी है, वो कम हो चुकी है, ठीक है ना। विच मेक्स द वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड ए बायोलॉजिकल डेजर्ट, ठीक है ना, बायोलॉजिकल डेजर्ट। दस BOD एंड COD आर इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था कि जो BOD और COD जो हैं वो इंडिकेटर्स हैं किसके, वाटर पोल्यूशन के। ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको समझ आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि BOD और COD से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ तो आपने सनलाइट को पढ़ लिया, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे मॉइस्चर, क्योंकि हम एबायोटिक कंपोनेंट को पढ़ रहे हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट में आपने देख लिया कि सनलाइट एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह किस तरीके से काम करता है। अब उसी तरीके से हम मॉइस्चर में देखते हैं कि मॉइस्चर एक लिमिटिंग फैक्टर का काम कैसे करता है। तो मॉइस्चर एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है डेजर्ट्स में और सवाना ग्रासलैंड्स में, आप याद रखिएगा ये, ठीक है। क्या कहा मैंने, मॉइस्चर इज ए लिमिटिंग फैक्टर इन डेजर्ट्स एंड सवाना ग्रासलैंड therefore trees do not develop in these biomes because moisture is less। आपको क्वेश्चन पेपर में या पूछा जाता है कि जो सवाना ग्रासलैंड्स हैं या सवाना ग्रासलैंड्स हैं, उन सवाना ग्रासलैंड्स में सिर्फ घास ही क्यों होती है, ट्री क्यों नहीं बनते हैं वहाँ पे।
तो ट्री क्यों नहीं बन पाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर की कमी होती है, क्योंकि मॉइस्चर वहाँ पे क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से जो ट्रीज होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है ना, इट्स अ लिमिटिंग फैक्टर इन लैटिट्यूड्स, इन हायर लैटिट्यूड्स एंड हायर आल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने देखा इकोसिस्टम, सिर्फ आज की क्लास में हमने इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी है, और उस डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बॉयटी कंपोनेंट और ए बॉयटी कंपोनेंट के ऊपर, सारी चीज़ जो है वो आज हमने यहाँ पे देखी है। तो आपको क्लास कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन अदर क्लास।